हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारी स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम की ओसीएम सीरीज में हम लोग आज एक नया वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट पर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंसिडर किया जाता है, राइट? बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट्स मिले। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। यहाँ पे जनरली हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन टाइप्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एक आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हमारा ये जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज आपका बिजनेस। ठीक है, बिजनेस और उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ इट। मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं बिजनेस की। द बिजनेस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। ये चीज आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि भाई बिजनेस टर्म है वो कौन से वर्ड से आपको, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। नीचे चार ऑप्शन दे दिया होगा, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या तो फिर कोई और ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है दैट इज बिजी। आप सबको पता होगा, आप अपने फ्रेंड्स को कई बार कहते हो भाई बहुत बिजी थे क्यों तू, राइट? सो ये बिजी वर्ड पे से बिजनेस आया है। और बिजी का मीनिंग क्या होता है? टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कॉन्स्टेंटली, राइट? बिजी का मीनिंग होता है टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली। मतलब कि यहाँ पे बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हो किसी ना किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिहाफ में, राइट? बिजनेस इज कैरिड आउट विथ अ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। इसका मेजर जो मोटिव है यहाँ पे आपको जो, वो प्रॉफिट एंड वेल्थ बन जाता है, राइट? मतलब आपकी जो बिजनेस होता है उसका मेजर पर्पस, कोई भी बिजनेस ओपन अगर आप करते हो तो आपका मेन फोकस इसी पे रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड वेल्थ आप मैक्सिमाइज करें, राइट? द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट मोटिव। ये चीज याद रखना कि बिजनेस में आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा से प्रॉफिट मोटिव ही होता है। प्रॉफिट के अलावा आपका कोई भी यहाँ पे दूसरा मोटिव बिजनेस के लिए नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ पे बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है? नहीं, समटाइम्स आपको लॉस भी अकर होता है। तो प्रॉफिट के साथ एक, बिजनेस के साथ एक ऐसा टर्मिनोलॉजी जुड़ गई है कि भाई ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और कभी कभी लॉस भी देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग पे से हम लोग एक म्यूचुअल प्रिसाइज डेफिनेशन पे आते हैं बिजनेस की, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें, दो कीवर्ड्स आपके सामने आ गए हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन में बिजनेस एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली चीज, लीगल होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप ड्रग्स का बिजनेस ओपन कर रहे हो। ड्रग्स, ड्रग्स यानी वो मेडिसिन वाला ड्रग्स नहीं, ठीक है? ड्रग्स यानी ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन, उसकी बात हो रही है। तो अगर आप ड्रग्स का बिजनेस ओपन कर रहे हो तो अगेन आपका बिजनेस बिजनेस ही है, मोटिव आपका प्रॉफिट ही है। लेकिन क्या ड्रग्स एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं। तो इसे हम बिजनेस के तौर पर नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप कोई इक्विपमेंट्स को सेल कर रहे हो या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, तो डेफिनेटली ये एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका मोटिव क्या होना चाहिए? जिसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी लेकिन आपका मोटिव प्रॉफिट नहीं है बल्कि सोशल सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, तो ये एक्टिविटी बिजनेस में कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस के लिए दो चीज मैंडेटरी है कि भाई लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए और उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पॉइंट वाइज देख सकते हो। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हमने पहले ही बात कर ली कि बिजनेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑब्टेन करना। ठीक है, आपकी बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट गेन करना। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सीधी सी बात है, अगर आप नया बिजनेस ओपन कर रहे हो तो ठीक है, एक आध दो साल तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप 6-7 साल तक बिजनेस कर रहे हो, आपको कांस्टेंट लॉस हो जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, इट मीन्स यहाँ पे
आपके बिजनेस की पॉसिबिलिटीज बहुत ही रेयर है, तो आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट के बिना आप अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट की डेफिनेशन दी रखी कि प्रॉफिट माने कि द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक पेन बना रहा हूँ, उस पेन की कॉस्ट प्राइस मुझे 8 रुपये में पड़ रही है। ठीक है, और मैं उसे 15 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो 8 मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब 8 रुपये में वो पेन बनी है, और ऊपर 7 रुपये चढ़ा के मैं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 7 रुपीज़, तो मैं 7 रुपये चढ़ा के वो पेन 15 में बेच रहा हूँ। तो सोचो 7 रुपये वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को डिफाइन किया जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। और उसी वजह से जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ होगा, उसकी बेसिस पे से उस पर्टिकुलर कंपनी की जो लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसे मेजर किया जाता है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, इट मीन्स कि आपकी कंपनी, आपका जो बिजनेस है वो अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, और इसी वजह से आपके प्रॉफिट को जो है बिजनेस का बैरोमीटर माना जाता है। इसीलिए प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में दोस्तों दो चीज यहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए। दैट इज कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल है जब आप मैन्युफैक्चरिंग या तो परचेजिंग पर्पज से किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ या तो किसी भी सर्विसेज को सॉल्व करते हो। ठीक है, सेल करते हो, आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय परचेजिंग। मतलब कि किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने से या तो खरीद विक्रय करने से आपका जो भी एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तभी आपका बिजनेस पॉसिबल है। Business involves exchange of goods and services. Goods in physical form and services are invisible form or intangible form are exchanged. Say for example, यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना रही है, ठीक है, और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, मतलब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा आपके लिए अगर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि आप सबको पता है कि भाई टाटा जो है वो, टाटा मोटर्स की बात कर ले तो टाटा मोटर्स वाले आपके से फॉर एग्जांपल कोई कार बना रही है, से फॉर समझ लो कि हैरियर। ठीक है, टाटा मोटर्स ने हैरियर कार बनाई, तो ये जो कार बनाई वो एक टाइप का गुड्स हो गया, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। ये एक टेंजिबल गुड्स है। और उसी के एक्सचेंज में अगर आप एक टीचर की सर्विस ले लो, ठीक है, या तो फिर टाटा की ही टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लो, जो वो यहाँ से बैठे बैठे अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। सर्विसेज हम देख नहीं सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते, हम उसे यूज भी नहीं कर सकते, लेकिन यस, सर्विसेज अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी और अपने क्लाइंट्स की तरह। जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो ये टीचिंग की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज सर्विस। यहाँ पे आप उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, लेकिन उसका यूज डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना भी बिजनेस में डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एक उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप सब लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा कि भाई रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। आपके बिजनेस में हमेशा से रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और साथ ही साथ एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स, ये भी आपको देखने को मिलता है। रिस्क आप सबको पता है, लेकिन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स, यानी कि हम लोग कभी भी अपना पैसा लगाते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में, या आपके फादर या आपके कोई भी ब्रदर या सिस्टर्स होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो शेयर मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 10,000। तो उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि 10,000 का मुझे 10,000 या 15,000 या 20,000 इन रिटर्न मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस में आपने जितना भी पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके रिटर्न्स की अनसर्टनिटीज बहुत ही हाई रहती है, क्योंकि बिजनेस है। जितना आपका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट आपका चांसेस रहेगा, उतना ही आपका रिस्क होगा। तो ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा माना जाता है बिजनेस की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स man-made risks such as fire, accident, strike of employees, riot, robbery, theft, change in preferences, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology। इतनी चीज़ें आपके मैन मेड रिस्क की आती है। अगर रिस्क की बात करें तो दो टाइप के रिस्क है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक मैन मेड रिस्क है और यहाँ पे एक नेचुरल रिस्क है। ठीक है,
मैन मेड रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फायर एक्सीडेंट स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज हड़ताल पे चला जाते हैं तो इज अगेन अ काइंड ऑफ रिस्क फॉर यू गाइस। देन रायट हो जाता है, रॉबेरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है। रायट यानी कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो उसमें आपको कर्फ्यू लग जाएगा, बिजनेस बंद, ठीक है। देन रॉबरी होती है, थेफ्ट होती है, चोरी वोरी होती है, तो अगेन आपका यहाँ पे बिजनेस बंद होने के कगार पे आ सकता है। फिर चेंज इन प्रेफरेंसेस, ठीक है, चेंज इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, टेस्ट, हैबिट एंड कंपटीशन, ठीक है। अब आप देखिए कि आज से 5 साल पहले आपके जो खाने पीने की जो एक तौर तरीके थे वो कुछ अलग थे, ठीक है। आप घर का खाना खाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैगी या ऐसा कुछ खाते होंगे। आज के टाइम में आपकी जो खाने की जो डिमांड्स है वो कैसी है, पिज़्ज़ा खाना है आपको, बर्गर खाना है आपके, आपको सबवे खाना है आपको, मॉकटेल्स पीनी है आपको, यहाँ पे आप कह लो कि मोजितोस पीने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो चेंजिंग पैटर्न, जो पहले घर के खाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पाव भाजी या डोसा से हम लोग परिचित थे, आज के टाइम में ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा पिज्ज़ा, बर्गर एंड सैंडविचेस एंड आप कह लो कि मोजीतो वगैरह सारी चीज़ें। सो ये एक चेंज आया आपकी मेंटालिटी में, आपके टेस्ट में, आपके प्रेफरेंसेस में, आपकी डिमांड में। तो जो भी खाने का बिजनेस होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पेक्ट होगा। साथ ही साथ कंपटीशन, जैसे कि अगर मैकडी आया इंडिया में, ठीक है, मैकडी बर्गर के अंदर इंडल्ज है, तो मैकडी के साथ साथ कौन आया, बर्गर किंग आया, ठीक है। दोनों की कंपटीशन, तो बर्गर किंग ने सस्ते बर्गर शुरू किए, उसकी वजह से मैकडी का जो मोनोपोली था पहले बर्गर्स में, वो क्या हुआ, उसको भी अपनी प्राइस घटानी पड़ी ताकि कंपटीशन बना रहे। अब प्राइस घटानी पड़ी, डेफिनेटली अगर बर्गर किंग आया, प्राइस उन्होंने घटाई है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस था मैकडी का वो डेफिनेटली टूटा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन भी आपको यहाँ पे इम्पेक्ट करती है। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे अगेन आपके जो बिजनेस है उसमें रिस्क आ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेचुरल रिस्क, ठीक है। नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी है, अर्थक्वेक है, स्ट्रोम्स है, ये सारी ऐसे रिस्क है जिसको रोका नहीं जा सकता, ये आ ही सकता। सुनामी आ गई, आपको बिजनेस खत्म, सारी चीज़ें खत्म। अर्थक्वेक आ गया, सब खत्म। स्टॉर्म आ गया, बिजनेस के जो फैक्ट्री वैक्ट्री थी, मशीन वशीन सब उड़ गया, बात खत्म, ठीक है। तो नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क हमेशा से आपके बिजनेस में रहने वाले हैं। साथ ही साथ रिटर्न्स की अगर बात करें यहाँ पे, returns from business become uncertain due to various risks. Sometimes there is loss in business due to the risk, even though the motive of business is profit. ठीक है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होने के बावजूद भी यहाँ पे कभी कभी ये देखा जाता है कि यहाँ आपको बिजनेस में रिटर्न्स कम मिलते हैं और लॉस ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट था आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना, राइट। यहाँ पे आपके यूटिलिटी की डेफिनेशन दी रखी है, टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अपने कंज्यूमर्स को गुड्स या तो सर्विसेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर्स को, इट इज कॉल्ड योर यूटिलिटी। से फॉर एग्जांपल लापिनोज का चीजी 7 पिज्जा खा के आपको जो मजा आती है, दैट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, राइट। सो इस तरीके से आपकी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस हमेशा से यूटिलिटी को 3 फॉर्म में क्रिएट करता है। फर्स्ट इज फॉर्म, सेकंड इज प्लेस एंड थर्ड इज टाइम। फॉर्म, प्लेस एंड टाइम के तौर पर यूटिलिटी का क्रिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ व्हेन द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस, ठीक है। जब भी कभी आपका व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस, मतलब कि जब भी कभी आपके रॉ मटेरियल को एक कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब से फॉर एग्जांपल एक कॉटन रैक्स है, उस कॉटन रैक्स में से अगर आप धागे बना के उसे में से कॉटन शर्ट बनाते हो, उसे आप रॉ मटेरियल में से कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हो, देन इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉर्म यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। देन सेकंड आता है कि व्हेन गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, इट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। से फॉर एग्जांपल मैंने वो कोट किसी चेन्नई बेस्ड फैक्ट्री में बनाया और वहां से मैं उसे लेके आ रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अहमदाबाद, जहाँ पे उसे सेल किया जा रहा है, देन इट इज क्रिएशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, इट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। मतलब कि आज अगर वो शर्ट अहमदाबाद में आ गया, शर्ट देखने को जा रहे तो अभी कोई फेस्टिवल सीजन नहीं चल रही है, ऐसे ही स्टोर में हम लोगों ने उसे रखा हुआ है। जब भी फेस्टिवल सीजन आती है, फॉर एग्जांपल दिवाली और आ रही है, क्रिसमस आता है, तब हम उसे सेल के तौर पर वहां पे पब्लिश करते हैं ताकि लोग उसे खरीदें। देन इट विल बी क्रिएटेड एज, इट विल बी कंसिडर्ड एज योर टाइम यूटिलिटी। सो आपका बिजनेस जो है वो उस इस तीन प्रकार की यूटिलिटीज को क्रिएशन में बिलीव करता है और उसके थ्रू जो है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। देन द सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूएशन ऑफ आप एक्टिविटी। ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में से फॉर एग्जांपल बालाजी वेफर्स का एग्जांपल ले लें, तो बालाजी वेफर्स का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है। ठीक है, दर साल आपका वो जो वेफर का प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है। एंड बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी, ऑन गोइंग यानी कि कंटिन्यूस मॉनेटरी एक्टिविटी है, जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली पैसा इंडल्ज करना पड़ता है, पैसा आपका जनरेट भी होता है। A businessman does the activity of purchase and sell continuously with the objective of profit. Purchase of raw materials, सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, बिजनेसमैन हमेशा से रॉ मटेरियल का परचेस करता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, देन उसे सेल करता है, देन आपका प्रॉफिट मोटिव जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। If a trader or a producer constructs a building for his residence and later on sells it and earns the profit, it is not a business, because the activity of purchase and sale of building is not a regular or continuous activity फॉर अ फर्म। ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल बन गया कि अगर आप घर की लेवेज करते हो, घर की खरीद बिक्रय करते हो, देन इट विल नॉट कंसिडर्ड एज योर बिजनेस। वाई? बिकॉज घर एक कैपिटल असेट है जिसे हम लोग एक बार परचेस करते हैं तो 10-15 साल तक रखते हैं, देन उसे वापस सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा शाम को बेच दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए घर को खरीदना, गोल्ड को खरीद रहे हो या ऐसे कोई मशीनरी जो कि कैपिटल असेट का पार्ट है उसे आप खरीद रहे हो, देन इट विल नॉट कंसिडर्ड एज योर बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस आपकी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। आज रॉ मटेरियल खरीदा, कल उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, परसों उसे बेच डाला, thus इट विल बी कंसिडर्ड एज योर बिजनेस। उसके बाद आपको पॉइंट, एक छठा पॉइंट आपको एक कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अब फिनांस को जो है बिजनेस की लाइन में एक ब्लड लाइन कहा जाता है। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के बगैर आपकी बॉडी चलती नहीं है, वैसे ही बिजनेस में पैसों का महत्व होता है, पैसों के बगैर आपका बिजनेस चलता नहीं है। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक आपके बिजनेस में मनी रिक्वायर्ड है, राइट? मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय अ ट्रेडर टू परचेज गुड्स। आपको आपके रॉ मटेरियल को खरीद करने के लिए पैसा चाहिए, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। क्यों? फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? मशीनरी के थ्रू। तो मशीनरी कैसे आएगी? आपके पास पैसा होगा तो। ठीक है, और अगेन उसको अगर आपको सेल करना है तो अगेन उसको आपको पैसे की जरूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कौन प्रोवाइड करेगा? मुफ्त में तो वो होगा नहीं, राइट? तो उसके लिए भी पैसा चाहिए यहाँ पे। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। ठीक है, मतलब कि आपके बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको एज अ प्रॉफिट मोटिव के तौर पर यहाँ पे किया जाता है, अंडरटेक किया जाता है, राइट? तो आज हम लोग अब यही तक का रखते हैं, बिजनेस एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने शुरू किया। अगले सेशन में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, एक एक बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उन सब के बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। एनी बिजनेस इज एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, exchange of goods and services, risk and uncertainties, creation of utility, continuance of activity, requirement of money and at the last economic activity। ठीक है, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। अगर अच्छा होगा लगा हो आप लोगों को तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का लाभ मिले। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार हमें
देते रहिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपको लिए लाते रहे और नए नए नॉलेजेबल फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।